ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। झारखंड नक्सलियों की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पा रहा है। लगातार नक्सली कोई न कोई कायराना हरकत करते रहते हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहते हैं। राज्य में लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन नक्सली कायरों की तरह छुपकर सुरक्षा बलों के गुजरने वाले रास्तों पर आईडी लगाकर ब्लास्ट कर रहे हैं। आज फिर आईडी ब्लास्ट में 3 जांबाज जवान शहीद हो गए और 4 जवानों को रांची एयरलिफ्ट किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड नक्सलियों के चंगुल से आजाद नहीं हो पा रहा है। यहाँ नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। नक्सलियों की बारूदी सुरंग के विस्फोट में बड़ी क्षति हुई है। हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 4 जवान बुरी तरह से घायल हैं। ये नक्सली हमला पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना के लांजी जंगल में हुआ है। यहाँ बारूदी सुरंग विस्फोट में जगुआर के 3 जवान की शहादत और 4 जवानों के घायल होने की सूचना है। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार पंडित जिला गोड्डा, कांस्टेबल हरद्वार शाह पलामू व कांस्टेबल किरण सुरीन सिमडेगा के रहने वाले थे। इस हमले में 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है। घायल जवानों में कांस्टेबल दीप तोपनो खूंटी और निक्कू उराव लातेहार शामिल हैं। उग्रवाद प्रभावित लांजी जंगल में इन दिनों सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आज जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ 60 की बटालियन संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ अभियान पर निकली थी। उसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईईडी को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी गांव स्थित पहाड़ी क्षेत्र में आईईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें, जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। बड़ी बात यह है कि महीने भर में जिले के अलग अलग इलाकों से 70 से अधिक आईईडी व सिलेंडर बम जिला पुलिस व सीआरपीएफ ने अभियान चलाकर बरामद किए थे। कई गिरफ्तारियां भी इसमें हुई थी। इसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी में पूर्व में भी पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें घायल जवान को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची भेजा गया था। विस्फोट की घटना के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि जो भी इस ब्लास्ट की घटना में शामिल है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सुरक्षा बल हर मोर्चे पर तैयार है और लगातार नक्सलियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन राज्यों की लिस्ट में बंगाल का नाम शामिल है। अब बंगाल में चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने अहम फैसला लिया है। निर्वाचन आयोग ने पेट्रोल पंपों पर केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन वाली होर्डिंग में पीएम की तस्वीरों को हटाने का ऐलान किया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियों के बीच सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। टीएमसी और भाजपा के बीच जंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी पेट्रोल पंप डीलरों और अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे पहले
टीएमसी की ओर से इन होर्डिंग्स को लेकर शिकायत की गई थी। बंगाल में चुनाव आयोग से शिकायत में राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा था कि हमने पेट्रोल पंप पर केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन लगे होर्डिंग्स हटाने के लिए चुनाव आयोग के हस्तक्षेप की मांग की थी। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटों में चुनाव प्रचार माध्यमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ साथ वीडियो हटाने का आदेश दिया। बता दें कि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि विशेष, सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से चुनाव सुरक्षा योजना और राज्य पुलिस के कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी जाएगी। यह योजना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी की एक समिति तैयार करेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल का चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए अब आन बान शान की लड़ाई बन गया है। वहीं राज्य में वोटों का ध्रुवीकरण करने में सभी राजनीतिक दल हर हथकंडा अपना रहे हैं, जिसके चलते लोगों की नजर अब हिंदू और मुस्लिम वोटर्स पर बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बची कुची राजनीति की सरगर्मी ओवैसी की एंट्री ने बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए और बंगाल चुनाव में राजनीतिक दलों की बनती बिगड़ती तस्वीर को आप खुद समझिए। पश्चिम बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव 2 बातों में सिमट गया है। पहला, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट को मजबूत कर सकती है? दूसरा, क्या टीएमसी का मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? बंगाल में तेजी से ध्रुवीकृत हो रहे राजनीतिक परिदृश्य में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतियां बहुत हद तक समान हैं। अपने प्रतिद्वंदी के लिए उम्मीद के मुताबिक अपने संभावित धर्म आधारित वोट बैंक को मजबूत करना कोई भी दल राज्य के ऐतिहासिक धर्मनिरपेक्ष लोकाचार का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती है। बंगाल के चुनावी समर में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन तीसरी ताकत के तौर पर उतरा है। लेफ्ट कांग्रेस ने इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को अपने साथ में कर लिया। पीरजादा ने हाल ही में भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा यानी आईएसएफ नाम से नई पार्टी बनाई है। विवाद से बचने के लिए कांग्रेस ने तर्क दिया कि बंगाल में अकेले वामपंथियों ने आईएफएस के साथ गठजोड़ किया है, लेकिन दूसरे राज्य में लेफ्ट के साथ गठजोड़ होने के कारण कांग्रेस को भी बंगाल में इस फैसले में लेफ्ट का साथ देना पड़ा। बता दें, ममता बनर्जी को पिछले 1 दशक में विभाजनकारी बयानबाजी से मुक्त राज्य में मुस्लिम समुदाय को आक्रामक तरीके से लुभाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के लिए भी यह जगह बन गई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को 57% हिंदू वोट हासिल हुआ था। कुल मिलाकर पार्टी को 40% जीत मिली थी। अब भगवा पार्टी को बंगाल में 3 तलाक कानून से लाभ पाने की उम्मीद है। साथ ही जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने, राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखने और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की एंट्री स्वाभाविक रूप से चिंता का कारण है। ओवैसी ने बिहार से अपने 5 विधायकों को बंगाल की सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात किया है। इन क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी 25% से अधिक है। ओवैसी के काउंटर के रूप में ममता बनर्जी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पास पहुंच गई है। आईएसएफ ने ओवैसी के खिलाफ मैदान में उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक वोट में 2 या 3 तरह से विभाजन करने में सक्षम है। बेशक हिंदू पहचान में बंगाली पहचान को स्वीकार करना एक चुनौती है, लिहाजा बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे प्रतीकों का विनियोग कर रही है।
पीएम मोदी के बदले लुक को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि जिस तरह से बंगाल में चुनावी रण जारी है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के लिए यह विधानसभा चुनाव आन बान शान की लड़ाई बन गई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में हर साल 4 मार्च के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। 4 मार्च के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश भर में आज का दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फिलहाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को नेशनल सेफ्टी सप्ताह के रूप में मनाया जाने लगा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य देश भर के लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को रोकना है। नेशनल सेफ्टी सप्ताह के दौरान देश भर में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों को औद्योगिक दुर्घटनाओं के बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक किया जा सके। फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस देश की सीमाओं पर सुरक्षा में तैनात हजारों सिपाहियों और सिक्योरिटी विभाग को समर्पित होता है, जिनके कारण देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को अस्तित्व में लाने की पहल की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 4 मार्च 1972 में हुई थी। भारत में इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। जिस कारण इसी दिन को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जा रहा है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। साल 1966 में मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत इस संगठन की स्थापना की गई थी, जिसमें 8000 सदस्यों को शामिल किया गया था। हर साल इसे अलग थीम के साथ मनाया जाता है। साल 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम सुरक्षा कर्मियों को सलाम, 2019 में औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा, 2018 में सुरक्षा हमारी प्राथमिकता नहीं है, यह हमारा मूल्य है, 2017 में एक दूसरे को सुरक्षित रखें, 2016 ऐसा सुरक्षा आंदोलन जिसमें लोगों को कोई नुकसान न हो थी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमारी बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर खबरें लगातार जारी हैं।